powered by ITIL. आप में से अधिकतर लोगों ने ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुना होगा, किसी फिल्म में या किसी सीरियल में हो सकता है देखा भी हो। ज़ॉम्बी को हरकत करने वाली डेड बॉडी की तरह समझ सकते हैं, जो मरने के बाद भी अलग अलग आकार ले लेती है। ये कॉन्सेप्ट मिथकीय कथाओं से आया। आधुनिक समय में इसकी झलक फिल्मों में और गेमिंग इंडस्ट्री में तो खूब दिखती है, जहां हमें आपको डर के साथ साथ रोमांच का अनुभव भी होता है। अगर हम कहें कि ज़ॉम्बी मिथक और पर्दे के अलावा असल दुनिया में भी हो सकते हैं तो आपको एक बार भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। ये किस्सा पहले विश्व युद्ध के समय का है, जब ज़ॉम्बीज़ की फ़ौज ने दुश्मन फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना को इतिहास में अटैक ऑफ द डेड मैन के नाम से जाना जाता है। आज के एपिसोड में हम इसी चैप्टर पर विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का ऐतिहासिक प्रसंगों से जुड़ा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख। यहाँ आज बात अटैक ऑफ द डेड मैन की। पहला विश्व युद्ध, जिसे द ग्रेट वॉर कहा जाता था, तब 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें टैंक, हवाई जहाज़, जहरीली गैसों और ट्रेंच वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। ट्रेंचेस पहले भी होती थी, लेकिन इन सब का एक साथ इस्तेमाल हुआ वो बड़े स्केल पे, तो वो पहला विश्व युद्ध था, यह द ग्रेट वॉर था। इस लड़ाई में लगभग 90 लाख लोग मारे गए। पहले विश्व युद्ध की भयावहता को देखकर ब्रिटिश लेखक H.G. वेल्स ने एक फ्रेज दिया, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। वेल्स को लगता था कि इस जंग की विनाश लीला देखकर दुनिया सुधरेगी, उसमें इतना डर आएगा कि वो फिर दूसरे युद्ध की कल्पना नहीं करेगी। लेकिन दुनिया ने अंततः H.G. वेल्स को गलत साबित किया। खैर, पहले विश्व युद्ध में कई देश शामिल हुए थे और रफली 2 गुट थे, एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र जिनको कहते हैं, और सेंट्रल पावर्स यानी धुरी राष्ट्र के नाम से जिनको जानते हैं। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के अलावा कुछ अन्य देश। धुरी राष्ट्रों के मुख्य किरदार थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। दोनों गुटों के बीच अलग अलग महाद्वीपों पर लड़ाई चली। सबसे खतरनाक लड़ाई यूरोप में चली। यूरोप में एक मोर्चा जर्मनी और रूस का भी था। उनके बीच की लड़ाई सिर्फ फौजों की नहीं, बल्कि 2 भाइयों की भी थी। उस समय जर्मनी के राजा थे कैसर विलियम द्वितीय, जबकि रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन चल रहा था। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई थे। उन दोनों की दादी थी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया, वही क्वीन विक्टोरिया जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में सूरज कभी अस्त होता नहीं है। ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं। अब जर्मनी जो था वो रूस के उभार से थोड़ा आशंकित भी था। उसका इरादा था कि रूस पर कब्जा कर लिया जाए, मगर इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट एक किला था। इसे रूसी साम्राज्य ने 19वीं सदी में बनवाया था। जर्मनी का हमला रोकने के लिए ही इस किले का निर्माण हुआ था और इस किले का नाम रखा गया था ओसोविच। यह आज के समय में पोलैंड में पड़ता है। इसके चारों तरफ दलदली ज़मीन थी और इसे 4 किलों से मिलाकर बनाया गया था। अंदर की तरफ 2 खाइयाँ थीं। खाइयों को कांटेदार जाली से ढका गया। अगर दुश्मन उन्हें पार कर भी लेता तो उन्हें वहां मौजूद रूसी सैनिकों से भी जूझना पड़ता। बॉर्डर की वजह से रूस ने भारी संख्या में यहां फौज को भी तैनात रखा। मगर बिना ओसोविच को जीते जर्मनी के लिए रूस पर कब्जा करना नामुमकिन था। इसलिए जर्मनी इस किले को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, जबकि बड़ा दुरूह टास्क था। उसने विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में ही किले को निशाना बनाया और पहला हमला सितंबर 1914 में ही शुरू हो गया। 10,000 से ज़्यादा जर्मन सैनिकों ने एक साथ अटैक किया। 1 हफ्ते तक गोलीबारी चली, मगर जर्मन सेना अंदर घुसने में नाकाम रही। अब ये जर्मनी के लिए किरकिरी वाली बात थी। उसके लिए ओसोविच की अहमियत और बढ़ गई इससे। फरवरी 1915 में जर्मन सेना एक खास हथियार के साथ आई और यह हथियार थी एक तोप। उसको बिग बर्था के नाम से जाना जाता था। उस तोप को, उस दौर की सबसे अत्याधुनिक तोप। जर्मन्स ने बेल्जियम के अजेय किलों को इन्हीं तोपों की बदौलत जीता था और उन्हें भरोसा था कि ये तोपें ओसोविच में भी काम आएंगी, कहानी दोहराई जाएगी। पूरे फरवरी में जर्मन सेना बिग बार्था और दूसरे हथियारों से हमला करती रही और कहा जाता है कि जब गोलीबारी रुकी तब ज़मीन पर 1 लाख से ज़्यादा शेल्स पड़े हुए थे, यानी गोले। इस हमले से रूस को काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बहुत से सैनिक मारे गए, किले को भी मार झेलनी पड़ी, मगर अभी भी ये जर्मन कंट्रोल में नहीं था। अब आप स्थिति देखिए, लगातार 2 बड़े हमलों के बाद भी जर्मनी को 1 इंच किला हासिल हुआ नहीं। इससे प्रतिष्ठा को ठेस लगी, ईगो हर्ट हुआ। दूसरी तरफ रूस की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। जर्मन हमले ने उसे काफ़ी धक्का पहुंचा दिया था।
और ओसोविच में बचे थे सिर्फ 900 सैनिक। अगले कुछ महीनों तक छिटपुट लड़ाई चलती रही, मगर हालात जस के तस रहे। अब जर्मन सेना कुछ बड़ा करने की फिराक में थी। फिर आया अगस्त 1915। जर्मनी ने अपने खास सैन्य अफसर पॉल वॉन हिंडनबर्ग को ओसोविच के मोर्चे पर भेजा और पॉल को किला फतेह करने में उस जमाने में अनुभवी माना जाता था। वो बाद में जर्मनी के राष्ट्रपति भी हुए। खैर, पॉल अपने साथ बड़ी संख्या में सैनिक, आर्टिलरी गन्स का बेड़ा और एक गुप्त हथियार लाए। इस गुप्त हथियार को इस्तेमाल करने के लिए वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। वो दिन आया 6 अगस्त 1915 को। समय रात और भोर के मुहाने पर था। ओसोविच के चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी और हवाओं ने साध रखी थी चुप्पी। हर तरफ घना सन्नाटा था। सैनिकों का हर दिन मौत के साथ संघर्ष होता था, मगर वो सुबह कुछ अलग सी थी। किले के बाहर जर्मन सेना एक घातक योजना पर अमल के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी तोपों को तैनात किया, लेकिन इस बार उनकी बंदूकों से सिर्फ गोलियां नहीं निकलने वाली थी। ये समय था हिंडनबर्ग के गुप्त हथियार के इस्तेमाल का। ये एक ऐसा हथियार था जो युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। जैसे सुबह के 4 बजे जर्मन कमांडर के होंठों पर कुटिल मुस्कान तैरने लगी और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। इशारा मिलते ही सैनिकों ने ढक्कन खोल दिया और 3 कनस्तरों में भरा जहरीला केमिकल किले की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे एक पीली और जहरीली धुंध ओसोविच को अपनी चपेट में लेने लगी। ये कोई ऐसी वैसी धुंध नहीं थी, बल्कि ये जहर का बादल था, क्लोरीन और ब्रोमीन गैस का गैस अटैक था। क्लोरीन गैस नमी या पानी के संपर्क में आते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब्दील हो जाती है। ये पीला बादल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट करते जा रहा था। रास्ते में आने वाले पेड़ों के पत्ते पीले होकर गिरने लगे, घास काली हो गई। तोप के हमले से हुए सुराखों से होते हुए ये गैस किले के अंदर दाखिल हुई। जर्मन कमांडरों को पहले से पता था कि रूसी सैनिकों के पास गैस मास्क नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इस गैस का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। किले के अंदर रूसी सैनिकों ने इस बदले माहौल को महसूस भी किया। ऑब्वियसली जहरीले गैस की वजह से उनके फेफड़े अंदर से जलने लगे, उनकी आंखें धुंधली होने लगी और एक घुटन भरा एहसास उनकी रगों में दौड़ने लगा। पूरे किले से चीखें सुनाई दे रही थीं, जो थोड़ी थोड़ी देर में शांत पड़ जाती थी। जर्मन सेना को यकीन था कि इस हमले के बाद रूसी सैनिक या तो मर जाएंगे या तो फिर लड़ने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ जर्मन सैनिक अपने मास्क पहनकर आगे बढ़े और उन्हें किसी भी तरह की चुनौती की उम्मीद नहीं रह गई थी। मगर जैसे ही वो किले में दाखिल हुए, अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनके कदम तेजी से पीछे हटे और वह डर और बदहवासी के आलम में भागे। दरअसल जर्मन फौज ने उस दिन अजीबोगरीब सूरत में कुछ आकृतियां उनकी तरफ बढ़ते देखी। ऐसी आकृतियां जिनकी चमड़ी गल चुकी थी। जब वो सांस लेते थे तो उनके मुंह से खून और फेफड़े के टुकड़े बाहर आ रहे थे। अब ये जो आकृतियां थी, असल में रूसी सैनिक थे जो जहरीली गैस के हमले में बच गए थे। उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ों के चीथड़े बांध लिए थे। गली हुई चमड़ी वाले रूसी सैनिकों को जब जर्मन सेना ने देखा तो वो डर से कांपते हुए भागने लगे। उन्हें लगा कि जीवित इंसानों से नहीं बल्कि भूतों से उनकी लड़ाई हो रही है। उन्हें अपनी ओर आते देख जर्मन सेना में अफरा तफरी मच गई और भागते हुए कई जर्मन सैनिक अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंगों की चपेट में आकर मारे भी गए। कई तो भगदड़ की चपेट में आकर भी जान गंवा बैठे। भागते जर्मन सैनिकों पर घायल रूसी सैनिकों ने गोलीबारी जारी रखी और उन्हें खदेड़कर किले की सुरक्षा करने में वो उस रोज़ भी सफल रहे। अखबारों ने इस घटना को नाम दिया अटैक ऑफ द डेड मैन। अपनी बहादुरी से रूसी सैनिकों ने ओसोविच किले को उस दिन तो जर्मनी से बचा लिया, उसके हमले से। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी कब्जा करने में सफल रहा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 7 वर्ष बीतने के बाद 1925 में 132 देशों ने जेनेवा प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए और इसके तहत जंग में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा। इस प्रोटोकॉल के पीछे एक बड़ी वजह ओसोविच वाली घटना भी थी। ये अलग बात है कि केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कालांतर में जारी रहा। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कबीर ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद।
Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.